हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्सिया मैजिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी अगर देख रहे हो तो मोमेंटम माने है तो आपका संवेग, ठीक है ना। संवेग के बारे में पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले मोमेंटम के बारे में आपको बता दिया, आप सब लोगों ने पढ़ रखा है। अभी मैंने अपनी पहले के कुछ वीडियोस में जब न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ाया तो वहां पर मैंने मोमेंटम की चर्चा भी की, ठीक। तो जैसे एक बेसिक डिफिनीशन जो हम क्लास 9th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मोमेंटम का जो सिंबल है दैट इज पी एंड इट इज एम इनटू वी, कि जो आपका मोमेंटम है इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम बोलते हैं। मतलब ये जरूरत कैसे पड़ी हमें, ठीक है, इसके बारे में अभी बात करने जा रहा हूं। सपोज करें आप कि जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास काफी ज्यादा है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, दोनों इक्वल वेलोसिटी से मोशन में है। दोनों इक्वल वेलोसिटी से मोशन में है, दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, ठीक। अब देखें तो यहां पे जैसे हमें उनके मोशन को डिस्क्राइब करना हो, उनके एनर्जी को डिस्क्राइब करना हो, तो हम केवल वेलोसिटी से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों बराबर वेलोसिटी से चलते हुए आ रहे हो, हमें इन्हें रेस्ट में लाना हो तो हमें इस वाले पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इस वाले पे कम मतलब एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये छोटा है, उतनी वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा है, और सॉरी दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं लेकिन इसका मास ज्यादा है। तो इसे हमें रोकने के लिए है कि नहीं, उतने ही टाइम में मे बी कि ज्यादा वर्क करना पड़ जाए, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और इसमें काइनेटिक एनर्जी कम है। जैसे आप देखें कि हाफ mv² की अगर बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जीज होती है इसकी, वो केवल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो मास पर भी डिपेंड करती है। इसका मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम केवल इनकी वेलोसिटी के बेस पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हमें इनके मास पर गौर करना पड़ेगा कि मास किसका ज्यादा है किसका कम है। दूसरे वे में जैसे कि अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे पास एक बॉल आती है, ठीक है, हमारे पास एक बॉल आती है, उसका मास ज्यादा है, फिर भी हम उसे हाथ में पकड़ सकते हैं। वहीं पर एक छोटी सी बुलेट हो, अगर गन से जो निकलती है गोली, उस बुलेट को हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो अगर आप मान लीजिए कि एक छोटा सा बॉल है, वही बुलेट कम स्पीड में आए तो आप उसे हाथ से रोक सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड में आए तो आप उसे हाथ से नहीं रोक सकते। कहने का मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसका मोशन है, वह केवल उसके मास से भी नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता, उसे डिस्क्राइब करने के लिए वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ती है। तो यहां पर इस तरह से हमने ये देखा कि अगर दोनों के मास अगर सेम है, दोनों के मास अगर सेम है तो किसी की वेलोसिटी कम है, किसी की वेलोसिटी ज्यादा है, तब भी उनका एनर्जी लेवल चेंज हो सकता है। उनके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए केवल उनकी वेलोसिटी की बेस पर हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं उसके मोशन को। तो इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सही से, हमें मास की भी जरूरत पड़ती है और वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ती है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी से हम इसके मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, अगर हम उसे p से रिप्रेजेंट करें तो p इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू m एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू v। p m के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और p v के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर p जो है, इसको दोनों को हम साथ में लिखेंगे, देन p इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू v। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे k आएगा m इंटू v, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इन आवर कोर्स k हैज अज्यूम्ड 1, मतलब k को हमने 1 अज्यूम किया है। तो इस तरह से हमको p बराबर मिलेगा mv, और इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम हमने रखा है मोमेंटम, ठीक है। तो इस तरह से मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये मतलब एग्जिस्टेंस में आया। तो मतलब क्योंकि मतलब इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को सही तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए हमें मोमेंटम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मोमेंटम एक किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को उसके मास और वेलोसिटी दोनों से रिलेट करके एक्सप्लेन करता है।
अब ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। हमारे लिए मोमेंटम है आपका जो है P इज इक्वल टू एम वी, ठीक, P इज इक्वल टू एम वी हुआ। अब हम इसे याद रखेंगे कि मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मोमेंटम, ठीक। अब ये कहानी हम हटाते हैं यहां से। अब देखिए, लैंग्वेज में नहीं लिखता मैं आपको, मतलब जैसे नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है पीडीएफ बना के, लेकिन यहां पे लिखूंगा मैं बहुत ज्यादा तो आप बोर हो जाओगे, एक्सप्लेनेशन से आपका दिमाग हटेगा। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है एम, वो इनिशियल वेलोसिटी यू से चल रहा है, ठीक। हमने उस पर एक कांस्टेंट फोर्स, ओके, हमने उस पर एक कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई किया और फोर्स ने एक्सीलरेशन ए प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से टी टाइम में, ओके, टी टाइम में या डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी यू से बढ़कर या चेंज होकर v हो जाती है, ओके। लेट अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी u, एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स f, कांस्टेंट फोर्स f इज applied on body due to which acceleration a is produced and velocity क्या कहते हैं डेल्टा टी टाइम इंटरवल में becomes v from u, ओके, वो u से v हो जाती है। अब देखें, तो जैसे जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं सेकेंड लॉ में। तो v इज इक्वल टू आपको u प्लस ए इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, टाइम हम टी ना लेके डेल्टा टी लिए हैं, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू आपका हो गया ए, सॉरी डेल्टा टी, और ए आपका बना ए। जो हमारे पास फोर्स हमने अप्लाई किया है दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एफ इज इक्वल टू जो यम है आपका ए जो है आपका ए की वैल्यू v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी है, देन एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा था तो उसका जो मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम, इक्वेशन फर्स्ट था, तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जो P1 है AMU था, जो फाइनल मोमेंटम है वो P2 आपका MV है, तो जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज P2 माइनस P1 एंड इट इज इक्वल टू MV माइनस MU, ओके। तो ये जो MV माइनस MU है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इंपल्स। यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इंपल्स के बारे में। आवेग, जो चेंज इन मोमेंटम होता है, इसी को हम बोलते हैं इंपल्स या आवेग। इतनी छोटी डिफिनेशन है, इसके अलग से वीडियो कितना बड़ा बना पाएंगे हम। तो यहाँ पे जो डेल्टा पी है ना, ये चेंज इन मोमेंटम है, इसी को हम इंपल्स भी बोलते हैं, और आगे इंपल्स को एक्सप्लेन करता हूं मैं इसी में। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इसकी जगह आप उठा के डेल्टा पी यहां लिख दो। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दिस इज ट्रू। अब देखो, तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब देखिए, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ओके, देन F इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी टेंड्स 0 का मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा टी 0 की बहुत क्लोज है, मतलब डेल्टा टी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, और जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाता है तो ये बन जाता है इंस्टेंटेनियस। इसके लिए अलग से वीडियो हम लोग बना चुके हैं। ये आपका बन जाएगा dp अपॉन dt, ये आपका बना dp अपॉन dt। इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि दोनों सेम है, लेकिन यहां पर डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी एवरेज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बताता है, यह जो बताता है इंस्टेंटेनियस, तात्कालिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक। तो आप यहां तक देख लिए हैं, आप इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो ये थोड़ा सा बढ़िया है, स्टैंडर्ड तरीके का हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं 9th क्लास के लिए एक्सप्लेन करूंगा तो मैं यहीं से एक्सप्लेन कर लूंगा तब। तो जैसे आप इसके लिए बोलेंगे वैसे आप इसके लिए भी बोल सकते हैं।
अब देखिए, तो ए क्या हो गया आपका कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इट इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। अब देखें जैसे कि एफ इक्वल टू 0, देखें एफ इक्वल टू 0 का मतलब जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स था उसे हमने 0 बोल दिया। अगर एफ 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एफ 0 का मतलब ये हो गया कि यहां पे 0 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट dp अपॉन dt इक्वल टू 0, एफ 0 रखेंगे dp अपॉन dt इक्वल टू 0। अब देखें, अब जैसे अगर मैं क्लास 9th के लिए पढ़ा रहा हूं तो 9th का बच्चा इसको इतना जल्दी छोड़ सकता है, फिलहाल 9th की क्लास में है और बोर्ड्स में आपको इस तरह से भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप देखिए मैं दोनों लिख देता हूं, चाहे आप dp अपॉन dt 0 लिख लो, चाहे आप ये वाला लिख लो डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0। मैं पहले यही समझा लेता हूं। आपको मालूम है कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा t उधर चला जाएगा, तो डेल्टा p इक्वल टू 0। डेल्टा p जो था आपका P2 माइनस P1 था। डेल्टा p क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप देखें तो P1 उधर चला जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू P1 हो गया। कहने का मतलब जो इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो गया, मतलब प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर है। इसका मतलब संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात संवेग नियत है। संवेग आपका नियत है। यहां पे आप देखें मैंने एफ की वैल्यू 0 रखी, तो यहां पे dp अपॉन dt 0 बना। अब अगर dp अपॉन dt 0 बना, अच्छा dp अपॉन dt है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर किसी चीज के परिवर्तन की दर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, वह चीज परिवर्तित नहीं हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 0, इट इंप्लाइज दैट देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है। इस लाइन की बात आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, P is equal to constant, okay? Therefore, if F equal to 0, then P is equal to constant। ऐसे constant लिखा हुआ है पूरा। मतलब अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है तो उसका मोमेंटम कंजर्व होता है, उसका मोमेंटम कांस्टेंट होता है, उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट करता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर या ऑब्जेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन है, कई ऑब्जेक्ट हैं, उस सिस्टम पर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, देन मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम और ऑब्जेक्ट is conserve or we can say that it is constant। this is the law of conservation of momentum। ठीक है, हिंदी में बोल दूं मैं कि यदि किसी वस्तु पर या वस्तु निकाय पर कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है, कोई परिणामी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो उसका संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात नियत रहता है। यही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो यहां पर हमने दो चीजें पढ़ी कि जो एफ है संवेग परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, और अगर एफ 0 हो जाएगा तो P कांस्टेंट होता है, नियत होता है। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।